नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और कृष्णा एकेडमी अजमेर की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम अपनी पिछली क्लासेस के अंदर बायोलॉजी का टॉपिक हमने कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम पूरा कर लिया था और हम पाचन तंत्र कर चुके हैं और श्वसन तंत्र कर चुके हैं, स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र कर चुके हैं। तो अंग तंत्रों से संबंधित हमारे 3 टॉपिक आपके लिए हो चुके हैं और अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स? चलिए, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक की अपन चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है आपके पास परिसंचरण तंत्र। तो नेक्स्ट टॉपिक आज का नया जो टॉपिक है वो है आपके पास परिसंचरण तंत्र। इसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम। ये अंग्रेजी भाषा में इसका ट्रांसलेशन होता है। चलिए, तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र की बात हम करेंगे। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। ये परिसंचरण का मतलब क्या होता है, सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिएगा दोस्तों, परिसंचरण का मतलब होता है आपके पास जितने भी जो भी आपके पास पदार्थ है, देखिएगा कैसे, मतलब कोई भी आपके पास पदार्थ जैसे हार्मोन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या अन्य कोई पोषक पदार्थ है, उनको आपके पास विभिन्न ऊतकों के बीच में पहुंचाना, विभिन्न टिश्यूज के बीच में, अपने बॉडी के जितने भी टिश्यू है, जितने भी ऊतक हैं, उनके बीच तक उन तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, परिसंचरण कहलाती है। तो मानव शरीर के विभिन्न ऊतकों तक हार्मोन्स, यूरिया, पोषण पदार्थ, ऑक्सीजन, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, आपके पास परिसंचरण तंत्र कहलाती है। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये आपका बेसिक एक क्वेश्चन होना चाहिए, आपसे पूछ ले परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है। अब देखिएगा दोस्तों, हम परिसंचरण तंत्र में जो बात करेंगे वो बेसिकली रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे, यानी रक्त के प्रवाह की बात करेंगे कि रक्त का फ्लो, ब्लड का फ्लो कैसे होता है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो ये हमें मेनली किसकी बात करनी है, रक्त परिसंचरण तंत्र की। लेकिन अगर आपसे कोई परिसंचरण तंत्र की परिभाषा पूछे तो क्या बोलोगे आप कि विभिन्न ऊतकों तक, मानव शरीर के जो भी विभिन्न ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उन विभिन्न ऊतकों तक, टिश्यूज तक क्या पहुंचाना, आपके पास ऑक्सीजन पहुंचाना, CO2 पहुंचाना, हार्मोन्स पहुंचाना, और हार्मोन्स के बाद में आपसे पूछे यूरिया पहुंचाना, और अन्य जो पोषण पदार्थ हैं, जो पोषक न्यूट्रिशियन फैक्ट्स हैं, उनको पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, आपके पास परिसंचरण कहलाती है, सर्कुलेशन कहलाती है। ये हमें दोस्तों ध्यान रखना है। अब देखिएगा, परिसंचरण के अंतर्गत अपन को जो मेन टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है रक्त परिसंचरण तंत्र। लेकिन उसकी चर्चा अपन करेंगे थोड़ी देर बाद में। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो परिसंचरण तंत्र का मतलब मैंने बताया आपको कि विभिन्न पोषक पदार्थों को शरीर के ऊतकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परिसंचरण कहलाती है। और परिसंचरण तंत्र जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, हमें ध्यान रखना है। आपसे पूछ ले कौन कौन सा, तो देखिएगा परिसंचरण तंत्र के 2 प्रकार होते हैं। ये हमारा परिसंचरण तंत्र है, इसके 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। कितने प्रकार, 2। सबसे पहला अपन बात करते हैं, सबसे पहला जो है वो है खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आप बोलोगे कि सर ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो सभी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर रक्त का प्रवाह बिल्कुल खुले रूप से हो रहा है, यानी ब्लड
खुले रूप से बह रहा है, यानी नलिकाओं के अंदर नहीं बह रहा। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा नलिकाएं कौन कौन सी होती है, धमनी, शिराएं, केशिकाएं। तो अगर आपका जो रक्त है वो नलिकाओं के अंदर नहीं बह रहा तो वो कौन सा परिसंचरण तंत्र कहलाएगा? खुला परिसंचरण तंत्र कहलाएगा। यानी अगर मैं बात करूं तो खुले परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रुधिर कैसा बहता है? तो इसमें रुधिर कैसा बहता है भाई? तो इसमें रुधिर आपके पास खुला बहता है, रुधिर ओपन फ्लो करता है, यानी रुधिर खुला बहता है। ये आपका खुले परिसंचरण तंत्र का पहला पॉइंट है, यानी नलिकाओं के अंदर रुधिर नहीं बहता। ये हमें ध्यान रखना है। देखिएगा दोस्तों, दूसरी बात क्या है, अगर रुधिर खुला बहेगा यानी नलिकाओं में नहीं बहेगा तो उत्तकों से सीधा संपर्क होगा, यानी बॉडी के जो टिश्यू हैं, जो उत्तक हैं, उनसे सीधा संपर्क होगा, उत्तकों के साथ में बहेगा। तो यानी इस परिसंचरण तंत्र में उत्तकों से सीधा संपर्क होता है। उत्तक यानी टिश्यू होते हैं, कोशिकाओं का समूह। उत्तकों से कैसा संपर्क होता है? उत्तकों से सीधा संपर्क होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो उत्तकों से सीधा संपर्क होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या है आपके पास कि इस प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र होता है उसमें दाब, उसमें प्रेशर बहुत कम होता है। भाई एकदम खुले रूप से बह रहा है तो किसी का कोई दाब नहीं लगेगा। नलिकाओं के अंदर बहता तो दाब रहता, अगर पाइप के अंदर बहता तो दाब रहता थोड़ा सा, लेकिन यहां कोई दाब नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास खुला बह रहा है, मनचाहे बह रहा है। तो यानी इसमें प्रेशर क्या होता है? इसमें दाब कम होता है, रुधिर दाब। इसमें रुधिर दाब क्या होता है? ब्लड प्रेशर कम होता है। तो रुधिर दाब कम होता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये दोस्तों, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में दाब क्या होता है? आपका कम होता है। अब अगली बात आपके पास आती है इनके एग्जाम्पल्स की। तो इनके एग्जाम्पल्स की अगर मैं चर्चा करूं किस किस के अंदर ये पाए जाते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। आप दो संघ याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अपन जब जूलॉजी पढ़ेंगे, आपको जंतुओं का वर्गीकरण बताएंगे तब बताएंगे। देखो, दो संघ ऐसे हैं जिनके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक तो आपके पास होते हैं ऑर्थोपोडा, सुना होगा आपने ऑर्थोपोडा, जो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। ये ऑर्थोपोडा संघ क्या होता है? इसके अंदर आपके पास आते हैं कीट। जितने भी कीट होते हैं ना, वो कीट इसी के अंदर आते हैं। कीट जैसे आपके पास कॉकरोच हो गया, मक्खी, मच्छर, ये सब जो होते हैं वो ऑर्थोपोड्स के अंदर आते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो ये हमें ध्यान रखना। ऑर्थोपोडा संघ के अंदर कौन सा परिसंचरण तंत्र होता है? खुला परिसंचरण तंत्र। इस संघ के अंदर जितने भी जंतु आते हैं, बेसिकली कीट आते हैं अपने, जितने भी मच्छर, मक्खी सब होते हैं, इनके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र होता है। एक और आपके पास दोस्तों, एक और है, एक जो मोलस्का संघ होता है, उस मोलस्का संघ के अंदर भी, मोलस्का संघ के जितने भी जंतु होते हैं उनमें भी कौन सा तंत्र बहता है? उसमें भी कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। लेकिन यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? मोलस्का के अंदर एक जंतु आता है, एक वर्ग आता है मोलस्का के अंदर भी, जिनको बोलते हैं सिफेलोपॉड। अब ये ध्यान रखना आप, मोलस्का के अंदर भी आता है सिफेलोपॉड, और इस सिफेलोपॉड वर्ग के अंतर्गत आते हैं ऑक्टोपस, स्क्वेटस जैसे जीव। आपको सिर्फ ऑक्टोपस के बारे में ध्यान रखना है। सभी ने सुना होगा, मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ऑक्टोपस का नाम नहीं सुना होगा। ऑक्टोपस 8 भुजाओं वाला जंतु, उसके अंतर्गत आपके पास खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। इस ऑक्टोपस सिफेलॉड के अंदर कौन सा पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास, ठीक है ना? ये ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट अपवाद ही तो पूछे जाते हैं। तो इस पूरे की ब्यूटी यही है। ये क्वेश्चन क्या बोला मैंने आपको? खुले परिसंचरण तंत्र की बात करी। ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रुधिर खुले रूप से बहता है, नलिकाओं में नहीं बहता,
खुले रूप से बहेगा तो क्या ऊतकों के संपर्क में आएगा? बिल्कुल आएगा, सीधा संपर्क होता है ऊतकों से। उसके बाद में खुला बहेगा तो प्रेशर बहुत कम होगा, तो रुधिर दाब बहुत कम होता है। एग्जाम्पल कौन कौन है? एग्जाम्पल से आर्थ्रोपोडा, ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा जो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, फर्स्ट नंबर पे। उसके अंदर कीट आते हैं, जितने भी कीट मकोड़े होते हैं। और उनके अलावा एक होता है मोलस्का, तो मोलस्का के अंदर कौन सा आते हैं? सिफेलोपॉड्स आते हैं। और उन सिफेलोपॉड्स के अंदर ऑक्टोपस और ये जो जीव होते हैं, इनके अंतर्गत जो भी सारे होते हैं उनमें बंद पाया जाता है। बाकी मोलस्का के अधिकांश जंतुओं में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। ये हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपन दूसरे परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन नेक्स्ट चीज की चर्चा करते हैं। अगला जो आपका परिसंचरण तंत्र है, नेक्स्ट परिसंचरण तंत्र है आपका बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आपका बंद परिसंचरण तंत्र। अब देखिएगा दोस्तों, खुले परिसंचरण तंत्र में रुधिर जो होता है बिल्कुल खुला बहता है, लेकिन यहां रुधिर नलिकाओं में बहता है। कौन सी नलिकाएं? अभी अपन आगे पढ़ेंगे। धमनियां, शिराएं और केशिकाएं, उनके अंदर बहता है। तो इसके अंदर जो रुधिर है वो किस में बहता है? आपके पास नलिकाओं के अंदर बहता है। तो आपके पास पहला पॉइंट क्या होगा कि इस तंत्र में जो रुधिर है, इसमें रुधिर आपका किस में बहता है? इसमें रुधिर नलिकाओं में बहता है, नलिकाओं में बहता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन गया आपके पास कि रुधिर नलिकाओं में बहता है। धमनी शिराएं जो होती है उनके अंदर बहता, आगे अपन चर्चा करेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, खुले परिसंचरण तंत्र के अंदर रक्त खुला बहता है, इसीलिए जो आपके ऊतकों से सीधे संपर्क में आता है रुधिर, क्या यहां ऐसा होगा? क्या मेरे हिसाब से यहां ऐसा नहीं होगा। यहां रुधिर ऊतकों के सीधे संपर्क में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नलिकाओं के अंदर बहेगा, तो ऊतकों से सीधे संपर्क में नहीं आता है। ऊतकों से रुधिर सीधे संपर्क में नहीं आता है। ये आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, बंद परिसंचरण तंत्र है। अब देखिएगा दोस्तों, तीसरा पॉइंट, मैंने आपको खुले परिसंचरण तंत्र में बताया कि वहां पे रुधिर दाब कम होता है। क्यों होता है रुधिर दाब कम? ब्लड प्रेशर कम क्यों होता है? क्योंकि वहां पे खुला बह रहा है रुधिर, तो कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए रुधिर दाब कम होता है। लेकिन यहां पे रुधिर दाब जो है, रुधिर दाब क्या होता है? ज्यादा होता है। रुधिर दाब क्या होता है आपके पास? ज्यादा होता है। तो ये आपके पास रुधिर दाब बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? ज्यादा होता है। अब चौथी बात आप बोलोगे एग्जाम्पल्स। तो देखिएगा दोस्तों, ऑर्थोपोडा और मोलस्का संघ के जीवों को छोड़कर आपके पास जितने भी संघ आते हैं उनमें सब में कौन सा, लगभग, कईयों में अंग तंत्र नहीं पाए जाते हैं, वो बताऊंगा आपको, लेकिन आपके पास बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है अधिकांश में, ठीक है ना। और उसके एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एनिलिडा संघ के जंतु होते हैं, अभी आगे अपन संघ पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको बताऊंगा। एनिलिडा संघ के जितने भी जंतु होते हैं उनके अंदर कौन सा तंत्र पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र। और कॉर्डेटा, कॉर्डेटा यानी कशेरुकी, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कौन कौन? मनुष्य, आपके पास मनुष्य होते हैं, पक्षी जो होते हैं, और आपके पास जितने भी मछलियां, मत्स्य वर्ग के अंदर जो आते हैं, उन सब के अंदर कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आई होगी। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है?
ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है, उत्तकों से सीधे संपर्क में नहीं आता क्योंकि नलिकाओं में बहता है, रुधिर दाब ज्यादा होता है, और एनिलिडा और कॉर्डेटा इसके एग्जाम्पल है, प्लस मोलस्का के ऑक्टोपस जो जीव है, ऑक्टोपस के अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है ऑक्टोपस में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 8 भुजाओं वाले जीव के अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिएगा दोस्तों, अब अपन आगे चर्चा करते हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है परिसंचरण तंत्र। हमने 2 प्रकार के देख लिए, लेकिन अब हमारे को मनुष्य में रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ना है। तो अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र की चर्चा हमें करनी है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहली बात तो मनुष्य में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी। तो मनुष्य में रक्त की परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला जो भाई साहब थे उनका नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, और रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह होता है उसके बारे में सारी चर्चा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी, विलियम हार्वे ने करी थी। अब देखिएगा दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है, मनुष्य का रक्त परिसंचरण तंत्र कितने भागों में बटा होता है, इसकी चर्चा अपन को करनी है। तो सब लोग ध्यान से देखिएगा, इधर मैं बात करता हूं रक्त परिसंचरण तंत्र की। तो मनुष्य का जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है 3 भागों में बटा होता है। ये आपका मनुष्य का परिसंचरण तंत्र है, 3 भागों में बटा है। सबसे पहला है आपका रुधिर यानी ब्लड खुद। दूसरा जो भाग है वो आपके पास रुधिर के बाद है रक्त वाहिकाएं, या इसको रुधिर वाहिकाएं बोलते हैं अपन शुद्ध हिंदी के अंदर। रुधिर वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं या रुधिर वाहिकाएं, ये आपके पास दूसरा पोर्शन है। और तीसरा जो पोर्शन है वो आपके पास है, आप इसको तीसरे नंबर पे लिखो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। दूसरा जो पोर्शन है वो आप ले लो हृदय, जो हमारा हार्ट है वो। और तीसरे नंबर पे आप ले लो रुधिर वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स। ये रुधिर वाहिकाएं, ब्लड, ये रुधिर वाहिका है। तो पहला जो पोर्शन है वो तो है आपका ब्लड, और ब्लड के बाद में दूसरा है हार्ट, आपका हृदय, और तीसरा जो है वो है रुधिर कणिकाएं यानी ब्लड वेसल्स। ये आपका तीसरा है। अब देखिएगा दोस्तों, रुधिर जो होता है, रुधिर भी आपके पास 2 भागों में बटा होता है। रुधिर कितने भागों में बटा होता है, 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग, रुधिर के 2 भाग हैं। पहला तो होता है आपके पास प्लाज्मा। क्या होता है दोस्तों, पहला है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिर कणिकाएं। पहला तो है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिर कणिकाएं। ठीक है दोस्तों, पहला प्लाज्मा, दूसरी क्या है, रुधिर कणिकाएं। अब ये रुधिर कणिकाएं भी 3 भागों में बटी होती है। कौन कौन से, एक तो होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। तो रुधिर कणिकाएं भी 3 भागों में बटी होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 भागों में रुधिर कणिकाएं बटी होती है। उसके बाद रुधिर वाहिकाएं भी 3 भागों में बटी होती है। धमनियां जिनको आर्टरीज बोलते हैं, और शिराएं जिनको वेन्स बोलते हैं, और तीसरा है आपके पास केशिकाएं जिनको कैपिलरीज बोलते हैं। केशिकाएं हैं ये, कोशिकाएं नहीं हैं, केशिकाएं, कैपिलरीज। इंग्लिश में बताएंगे अभी आपको। इनको बोलते हैं आर्टरीज, इनको बोलते हैं वेन्स, और वो कैपिलरीज। तो रक्त परिसंचरण तंत्र, मानव का रुधिर परिसंचरण तंत्र
3 भागों में बटा होता है। एक तो ब्लड खुद, रुधिर खुद, उसके बाद हृदय हमारा हार्ट, और तीसरा है रुधिर वाहिकाएं जो रुधिर को लेकर जाती है। अब रुधिर कितने भागों में बटा होता है? रुधिर आपका 2 भागों में बटा होता है, एक तो प्लाज्मा और एक कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं 3 भागों में बटी होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उसके बाद में आपका हृदय होता है, और रुधिर वाहिकाएं जो ब्लड को लेकर जाती है वो भी 3 भागों में बटी होती है, धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। तो दोस्तों अब हमें इन्हीं को डिटेल में पढ़ना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले। ये हमारे इस चैप्टर की पूरी अवधारणा है जिसको हमें पढ़ना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं अपन सबसे पहला पोर्शन। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का जो हमारा सबसे पहला पोर्शन है वो आता है आपके पास ब्लड यानी रुधिर। तो आज का जो पहला टॉपिक है आपका वो है, अब ब्लड स्टार्ट कर रहे हैं अपन स्टार्ट कर रहे हैं रुधिर, ब्लड यानी रुधिर। चलिएगा दोस्तों, अब सबसे पहला पॉइंट, आखिर ब्लड है क्या, आखिर रुधिर क्या है। आपको अगर कोई बोल देवे कि ब्लड की परिभाषा बताओ, रुधिर की परिभाषा बताओ, तो क्या बोलोगे आप? तो मेरे हिसाब से आप बोलोगे हमारे अंदर लाल लाल बहता है तरल, वो खून होता है। देखिए, ब्लड खून की ये परिभाषा नहीं होती है। ब्लड आपके पास एक उत्तक होता है, और कौन सा उत्तक होता है? ब्लड हमारे पास एक तरल संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है दोस्तों? एक तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। और ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा आ चुका है कि ब्लड क्या है। तो ब्लड आपके पास एक तरल संयोजी उत्तक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है ये प्रश्न, तरल संयोजी उत्तक, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है, ये सारे अंगों को जोड़ता है हमारे शरीर के। कौन? आपके पास रुधिर। तो रुधिर आपका एक तरल संयोजी उत्तक है। देखिएगा दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि जो हमारा ब्लड होता है वो ब्लड की प्रकृति कैसी होती है, अगर आपसे पूछ ले तो देखिएगा दोस्तों, ब्लड की जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय। क्षारीय मतलब आपके पास बेसिक नेचर होता है, यानी बेस। क्षारीय क्यों होता है? क्योंकि इसका जो पीएच होता है वो पीएच होता है 7.4, और 7 से ऊपर वाली जिनका पीएच होता है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो ब्लड कैसा है? आपके पास क्षारीय है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट क्या है? अगर आपसे पूछ ले कि हमारे शरीर में ब्लड की औसत मात्रा कितनी होती है, यानी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, तो अगर मैं मात्रा की बात करूं शरीर के अंदर, तो मात्रा देखिएगा मेल्स के अंदर, यानी जो पुरुष हैं, पुरुष के अंदर और फीमेल्स के अंदर, दोनों के अंदर अलग अलग होती है। मेल के अंदर ब्लड आपके पास होता है लगभग 5 से 6 लीटर। तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है किनके अंदर? पुरुषों के अंदर 5 से 6 लीटर हमारे शरीर में ब्लड होता है। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो 4.5 से 5.5 लीटर तक ब्लड पाया जाता है महिलाओं के अंदर। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो पुरुषों के अंदर मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर, और महिलाओं के अंदर 4.5 से 5.5 लीटर के बीच में होती है। अब देखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुधिर का निर्माण भ्रूण में किस स्तर से होता है। तो रुधिर का निर्माण, एक आप कंसेप्ट देखिएगा, जब भी भ्रूण का विकास होता है, एम्ब्रियो, हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम में अपन पढ़ेंगे, जब भी भ्रूण का विकास होता है, एम्ब्रियो का विकास होता है, तो भ्रूण का विकास 3 स्तर से होता है। ये 3 लेयर होती है, उससे भ्रूण का विकास होता है। ये 3 जो परत होती है उनसे भ्रूण का विकास होता है। तो देखिएगा, तीनों परतों के नाम क्या है। जो सबसे बाहरी परत होती है ये आपका भ्रूण होता है, एम्ब्रियो, उसका विकास जो होता है 3 परतों से होता है। बाहरी परत जो होती है उसको अपन बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्टोडर्म बोलते हैं। और आंतरिक परत जो होती है उसको अपन बोलते हैं एंडोडर्म। आंतरिक परत को बोलते हैं एंडोडर्म। तो ये एंडोडर्म होती है, और आंतरिक परत को अपन बोलते हैं एंडोडर्म। और मध्य जो परत होती है बीच वाली, इस बीच वाली परत का जो नाम है
इस बीच वाली परत को अपन बोलते हैं मीजोडर्म। ये ध्यान रखना, बीच वाली परत को अपन क्या बोलते हैं, मीजोडर्म। तो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि जब भी भ्रूण का विकास होता है मादा के शरीर के अंदर, मादा के गर्भाशय भ्रूण का जब विकास होता है, आपके पास एम्ब्रियो का विकास होता है, तो 3 तरह से होता है। बाहरी परत क्या कहलाती है, एक्टोडर्म कहलाती है, आंतरिक परत एंडोडर्म कहलाती है, और मध्य परत क्या कहलाती है, मीजोडर्म कहलाती है। तो जो रुधिर का निर्माण होता है भ्रूण के अंदर, यानी ब्लड का जो निर्माण होता है, वो ब्लड का निर्माण किस स्तर से होता है, तो रुधिर का जो निर्माण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला प्रश्न है, रुधिर का निर्माण मीजोडर्म स्तर से होता है। किस स्तर से होता है दोस्तों, मीजोडर्म स्तर से। ये ध्यान रखना है, बहुत पूछा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत लेवल के क्वेश्चन है, जो आपके पटवारी के एग्जाम्स के अंदर, रीट के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, कांस्टेबल में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका आप ध्यान रखना कि रुधिर का निर्माण किस स्तर से होता है, मीजोडर्म स्तर से होता है। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा अगली बात, जो रुधिर होता है वो एक कैसा विलयन है, रुधिर एक कोलाइडी विलयन है। कैसा विलयन है दोस्तों, कोलाइडी विलयन है। अब आप बोलोगे ये कोलाइडी विलयन क्या होता है, तो दोस्तों वैसे तो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि विलयन के कई प्रकार होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, कोलाइडी विलयन ऐसा विलयन होता है जिसको हम आसानी से देख नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके कणों का जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक होता है। तो जो कोलाइडी विलयन होता है उसके कणों का आकार कहां से कहां तक होता है दोस्तों, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक। तो इतनी बातें अपन को ध्यान रखनी है। रुधिर कैसा उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, क्योंकि इसका पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। उसके बाद में इसकी मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर, किसके अंदर, पुरुषों के अंदर, और फीमेल्स के अंदर 4.5 से 5.5 लीटर। इसका निर्माण किस स्तर से होता है, मीजोडर्म स्तर से। और कैसा विलयन है ये, कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन क्या होता है, जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर हो। मेरे हिसाब से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट इस रुधिर के अंदर। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं, आपसे पूछ ले कि रुधिर का जो रंग है वो रुधिर का रंग कैसा होता है, तो आप सभी को पता है कि रुधिर का रंग कैसा होता है, रुधिर का रंग लाल होता है। सभी को पता है रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। लेकिन दोस्तों रुधिर का रंग लाल किसके कारण होता है, आपसे पूछ ले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है हमें। रुधिर का रंग लाल आपसे पूछ ले, कारण क्या होता है, कारण है इसका हीमोग्लोबिन। क्या है आपके पास, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन को HB बोलते हैं आपके पास शॉर्ट फॉर्म में। हीमोग्लोबिन HB के कारण आपके पास इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। ये हमें ध्यान रखना है। अब वेरी इंटरेस्टिंग बात, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, रुधिर का वर्णक कौन है, यानी रंग लाने वाला पिगमेंट कौन है, हीमोग्लोबिन। लेकिन देखो आप सब ध्यान से देखिएगा, मैंने इस हीमोग्लोबिन को किस कलर के अंदर लिखा है, बैंगनी कलर के अंदर लिखा है। और यही इसकी एक खास बात है कि हीमोग्लोबिन जो होता है एक जटिल प्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। ये एक प्रोटीन है, ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। और इसका जो खुद का रंग होता है हीमोग्लोबिन का, उसका खुद का रंग होता है बैंगनी। इसीलिए मैंने इसको बैंगनी के अंदर लिखा है, ताकि आपको ध्यान रहे हीमोग्लोबिन का खुद का रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। लेकिन ये रुधिर को रंग कैसा देता है, लाल। ये क्वेश्चन आपका पीसीएस एग्जाम में आ चुका है, यूपी के पीसीएस एग्जाम में, कि हीमोग्लोबिन का खुद का रंग कैसा होता है, बैंगनी रंग होता है। चलिए दोस्तों, अब उसके बाद में हीमोग्लोबिन जो होता है, इस हीमोग्लोबिन ये 2 वर्डों से मिलकर बना होता है। देखिएगा, हीमोग्लोबिन के अंदर 2 वर्ड होते हैं। पहला होता है आपके पास हिम। इस हिम का मतलब क्या होता है, हिम या हिमेटिन। इस हिम या हिमेटिन जो होता है ये वर्णक होता है, यानी ये पिगमेंट होता है। ये हिमेटिन या हिम क्या होता है आपके पास, वर्णक होता है, पिगमेंट होता है। इसी के कारण रुधिर का रंग आता है। और जो ग्लोबिन आपके पास है, ग्लोबिन, वो आपके पास क्या होता है, प्रोटीन होता है।
तो हिम या हिमेटिन तो आपके पास वर्णक होता है और ग्लोबिन क्या होता है आपका प्रोटीन होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन के अंदर खुद का रंग कैसा होता है, लाल होता है, एक जटिल प्रोटीन है। हिम या हिमेटिन इसके अंदर वर्णक होता है और ग्लोबिन क्या है आपके पास प्रोटीन है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये चर्चा आपको आनी चाहिए। रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन खुद कैसा कलर का होता है, बैंगनी। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, हिम तो वर्णक होता है और ग्लोबिन क्या होती है, प्रोटीन होती है। देखिए दोस्तों, उसके बाद में अपन देखते हैं कि आपके पास हीमोग्लोबिन जो होता है इस रुधिर के अंदर, आपसे पूछ लिया रुधिर के अंदर या हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है। तो रुधिर के अंदर या हीमोग्लोबिन के अंदर आपने ग्रामीण क्षेत्रों में सुना होगा, जब भी आपके कहीं लग जाती है और आपके खून आने लगता है तो आपके बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, लोही आएगो, लोही, है ना, आपने सुना होगा लोही आ गया, लोही। तो लोही जो बोलते हैं आपके पास, वो लोही क्यों बोलते हैं, क्योंकि लोही रुधिर के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, लोहा, आयरन पाया जाता है। तो रुधिर के अंदर कहाँ पाया जाता है, कि जो हिम होता है, इस हिम के अंदर, ये जो हिम वर्णक होता है या हिमेटिन होता है, इसके अंदर फेरस, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो सबको पता है आयरन पाया जाता है, लेकिन आयरन किस रूप में पाया जाता है, तो फेरस के रूप में। फेरस यानी Fe+2, क्योंकि एक फेरिक होता है Fe+3, तो फेरिक के रूप में नहीं होता, Fe+2 फेरस के रूप में पाया जाता है। तो हिम के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, फेरस Fe2+ पाई जाती है। ये हमें ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वापस सुनिएगा ब्लड के बारे में, मैंने बताया आपको रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का खुद का रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। और हीमोग्लोबिन दो वर्ड से मिलकर बना है, हिम और हिमेटिन और ग्लोबिन। हिम तो वर्णक है और ग्लोबिन प्रोटीन है। और हिम आपके पास फेरस यानी Fe2+ धातु के कारण आपके पास रुधिर के अंदर ये धातु पाई जाती है। चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आपने कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें इनका और अच्छे से नोट्स बनाएं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जब भी आपका एग्जाम्स हो, ठीक है ना। अभी वैसे तो देखिए लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो एग्जाम्स का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन देखिए जैसे ही खुलेगा लॉकडाउन, जैसे ही आपके पास खुलता है, हाथों हाथ सबसे पहले प्रायोरिटी होगी जितने भी एग्जाम्स हैं उनको कराने की। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें, पटवारी का एग्जाम या कांस्टेबल का, रीट का, सभी एग्जाम जल्दी होने की संभावना होगी। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, एक अच्छी चर्चा करते हैं अपन ब्लड के बारे में। ये जो ब्लड होता है, ये जो आपका रुधिर होता है, ये रुधिर दो प्रकार का होता है। ब्लड आपके पास दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपके पास प्योर, यानी एक तो होता है शुद्ध, और दूसरा होता है इम्प्योर, जिसको आप बोलते हो अशुद्ध। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, ब्लड इम्प्योर, इम्प्योर कैसे होता है ये प्योर इम्प्योर। देखो दोस्तों, प्योर कहने का मतलब है ब्लड के अंदर आपके पास ऑक्सीजन घुली हुई है। क्या घुली हुई है आपके पास, प्योर शुद्ध ब्लड कहने का मतलब है ये जो आपका रुधिर है, उस रुधिर के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है, यानी ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन। और ये रुधिर कैसा होगा आपका, लाल रुधिर होगा। तो शुद्ध रुधिर कहने का मतलब है हीमोग्लोबिन के अंदर क्या घुली हुई है, रुधिर के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है। और इस रक्त को अपन बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीजनित रुधिर, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ऑक्सीजनित रुधिर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर क्या घुली हुई हो, आपके पास ऑक्सीजन घुली हुई हो। ये आपका शुद्ध ब्लड का कहने का मतलब है। अब अशुद्ध ब्लड क्या है, अशुद्ध ब्लड कहने का मतलब कतई ये नहीं है कि कोई कादा कीचड़ मिला हुआ है उसमें या कचरा मिला हुआ है। अशुद्ध ब्लड कहने का मतलब है, इम्प्योर ब्लड कहने का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं हो। डी का मतलब होता है नहीं, तो डीऑक्सीजनेटेड का मतलब हो गया ऑक्सीजन नहीं है। तो भाई साहब ऑक्सीजन नहीं है तो कुछ ना कुछ तो होगा, और कुछ ना कुछ होगा तो क्या क्या होगा। सबसे पहले अगर हीमोग्लोबिन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई हो तो ऐसा रुधिर क्या कहलाता है, ऐसा रुधिर जो है आपके पास वो कहलाता है, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है। इसको अपन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, कार्बोक्सी
हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इसको बोला जाता है। तो अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और देखिएगा दोस्तों, अगर आपके पास हीमोग्लोबिन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड घुल जाए तो इसको अपन बोलेंगे कार्ब हीमोग्लोबिन, इसको अपन क्या बोलेंगे, कार्ब हीमोग्लोबिन। तो डीऑक्सीजनेटेड यानी अशुद्ध रुधिर के अंदर या तो रुधिर के अंदर क्या घुलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और या क्या घुलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसको अपन क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि सर बताओ रंग कैसा होगा। तो इम्प्योर ब्लड जो होता है इसका रंग होता है गहरा नीला। कैसा होता है आपके पास, गहरा नीला रुधिर होता है, ये हमें ध्यान रखना है, गहरा नीला रुधिर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और शुद्ध ब्लड कैसा होता है, लाल होता है। तो दोस्तों रुधिर को कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, एक तो होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर। प्योर कहने का मतलब है आपके पास क्या घुली हुई है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है। और इम्प्योर कहने का मतलब क्या है, ब्लड के अंदर या तो कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है। और इसका रंग कैसा होता है, ऐसे रुधिर का गहरा नीला। आज से मैं जब भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलूं इसका मतलब है रुधिर के अंदर क्या घुली हुई है, ऑक्सीजन। और डीऑक्सीजनेटेड कहूं इसका मतलब रुधिर के अंदर क्या घुली हुई है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे देखते हैं। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने परिसंचरण तंत्र की चर्चा करी है। रुधिर परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र को क्या होता है, जब भी आपके पास विभिन्न के शरीर के विभिन्न ऊतकों को पोषण पदार्थ पहुंचाया जाए, ये जिस तंत्र द्वारा किया जाता है, ऑक्सीजन, CO2, पोषण पदार्थ, हार्मोन पहुंचाने की प्रक्रिया, उसको अपन क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ओपन और क्लोज, खुला और बंद। दोनों में अंतर बता दिया मैंने आपको। बेसिकली अंतर क्या है, खुला बहता है, किसी नलिकाओं में नहीं बहता, और बंद परिसंचरण तंत्र में रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या चर्चा करनी है, उसके बाद चर्चा करनी थी हमें कि भाई ब्लड, आपका जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो कितने भागों में बटा होता है। तो 3 भागों में मैंने बताया आपको, एक तो रुधिर खुद ब्लड, एक हृदय, और एक रुधिर वाहिकाएं। तो सबसे पहला अपन ने क्या पढ़ा, ब्लड पढ़ा। ब्लड में मैंने आपको सारी जानकारी बताई, इसका किस स्तर से बना होता है, और आपके पास मैंने ये भी बताया आपको कि भाई रुधिर का रंग क्या होता है, रुधिर की pH क्या होती है, ये सब बताया। अच्छा, अगर आपने एक चीज नहीं ध्यान रखी हो तो ध्यान रखना, रुधिर का जो अध्ययन है, रुधिर का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। अगर आपने नहीं देखा हो उसमें तो ये ध्यान रखना, रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। और परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, रुधिर का अध्ययन तो हीमेटोलॉजी कहलाता है, और परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी। रुधिर का अध्ययन हीमेटोलॉजी, और रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाएगा, एंजियोलॉजी। उसके बाद अपन ने दोस्तों पढ़ा कि रुधिर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, और इसकी चर्चा अपन ने ये कर ली। अगली कक्षा में अपन ब्लड ही पढ़ेंगे, रुधिर का संगठन पढ़ेंगे, रुधिर किन 2 भागों से मिलकर बना होता है उनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, क्वेश्चन देने वाला टॉपिक है हर एग्जाम के अंदर। तो आप इसको इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अपन। धन्यवाद।